यदि आप इस वीडियो को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस वीडियो इन इंग्लिश, द लिंक इज डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। कोरोना वायरस अपने साथ सबकी जिंदगी में किसी न किसी तरीके के दर्द या मुश्किलें लाया है। कुछ लोगों के लिए ज्यादा, कुछ लोगों के लिए कम। और इसके आने से दुनिया भर में अपराध और धोखाधड़ी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। लोगों के एक दूसरे का साथ देने और मदद करने के उदाहरणों की तुलना में लोगों के एक दूसरे को प्रताड़ित करने के उदाहरण ज्यादा सामने आए हैं। और ये साफ दर्शाता है उस दुनिया की स्थिति जिसमें हम रहते हैं। लेकिन भारत, जो कि एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश है, दूसरे देशों की तुलना में कुछ ज्यादा ही समस्याओं का सामना कर रहा है। इसलिए आज हम अगले 10 मिनट में बात करेंगे भारत में बढ़ते सामान्य अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में, कंप्यूटर और इंटरनेट पे बढ़ रहे साइबर अपराध जैसे कि डिजिटल और नौकरी संबंधी धोखाधड़ी या स्कैम के बारे में, और आखिरकार इस मुसीबत की घड़ी में सोशल मीडिया और फर्जी खबरों के प्रभाव के बारे में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए इन समस्याओं का संदर्भ और इनकी गहराई को समझने के लिए, और ये जानने के लिए कि आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को हानि से कैसे बचा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे जरूर शेयर करिए, जिससे कि दूसरे भी मेरे द्वारा दिए गए सुझावों का लाभ उठा सकें। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आपको स्वागत है द इंडो वर्ड्स पे, भारत के बारे में कुछ नया जानने का एक नया स्रोत। आइए सीधे काम की बात पे आते हैं। इस महामारी के आने से और मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के अगले कुछ हफ्ते और महीनों में कुछ अनपेक्षित लाभ हुए। अपराध में एकदम से कमी हुई क्योंकि सब लोग बाग अपने घरों में ही टिक गए थे और छोटे मोटे चोर चक्कों को या तो बाहर शिकार नहीं मिल रहे थे या वो खुद अपने घरों में टिकने पे मजबूर हो गए थे। सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आई। अब इसके बारे में बहुत ज्यादा आधिकारिक डेटा तो है नहीं और ये भारत जैसे देश में एक अंतर्निहित समस्या है, लेकिन अगर हम कुछ राज्यों की पुलिस और अस्पतालों के आपातकालीन कर्मचारियों की बात माने तो ऐसा ही हो रहा था। लेकिन थोड़ी सी भी सामान्य बुद्धि रखने वाला इंसान ये जानता था कि ये सिर्फ अस्थायी है और समय के साथ अपराध बढ़ेगा ही, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लंबे चले लॉकडाउन और साथ ही में लॉकडाउन से पहले से ही संघर्ष करती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के ऊंचे आंकड़ों की वजह से आज देश में हालत काफी खराब है। जिन लोगों के और ज्यादातर युवाओं के कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वो भी अपराध की दुनिया का हिस्सा बनने में मजबूर हो गए हैं क्योंकि आय के स्रोत बंद हो रहे हैं और लोग बेबस हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि दिल्ली में कुछ पुराने रेस्तरां के मैनेजर और हार्डवेयर की दुकान में काम करने वाले कर्मचारी मोबाइल फोन और जेवर चुराते हुए पकड़े गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार उन्होंने हाल ही में एक डिलीवरी बॉय से खाना भी चुराया था। कई मामलों में पढ़े लिखे लोग जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है ऐसे कार्य करते पकड़े जा रहे हैं। जब उनसे पूछताछ करी गई तब उन्होंने बताया कि उनके पास काम नहीं है और उनका गुजारा भी नहीं चल पा रहा है। इसी दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध और घरेलू प्रताड़ना के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल के उन्हीं महीनों की तुलना में ज्यादा मामले सामने आए हैं बलात्कार, दहेज हत्या, छेड़छाड़ और महिलाओं के खिलाफ क्रूरता के। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है हिंसक आदमियों का घर पे अपने परिवारों के साथ रहना और लॉकडाउन की वजह से महिलाओं और बच्चों के पास घर छोड़ के जाने का विकल्प ना होना। एक और पहलू जिसने अपराध को बढ़ावा दिया है वो है पुलिस का लॉकडाउन लागू करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में व्यस्त रहना, जिसका फायदा समाज के आपराधिक तत्व उठा रहे हैं। अब आप अपराध रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से तो बहुत कुछ कर नहीं सकते। इसका समाधान केवल सरकार अपनी वित्तीय नीतियों और पुलिस अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और गतिविधियों की प्राथमिकता के साथ ही कर सकती है। लेकिन ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसा कि आप कुछ दिनों से कर ही रहे होंगे, बाहर केवल तब जाइए जब सख्त जरूरत हो। जब आप बाहर जाएं तो जेवर ना पहने और अपने साथ ज्यादा नकद लेके ना चलें। गाड़ी में घुसते या गाड़ी से निकलते हुए अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में ना रखें, क्योंकि इससे चोर और चक्कों के लिए आपके हाथ से फोन छीन के भाग जाना बहुत आसान हो जाता है और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी को जानते हैं जो कि काम ना होने की वजह से बेबस महसूस कर रहा हो, तो उनकी आर्थिक सहायता करने की पूरी कोशिश करें, जिससे कि वो अपराध की दुनिया में ना कूद पड़े। और अगर आप खुद संघर्ष के समय से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे सिर्फ ये विनती कर सकता हूं कि जिससे पहले कि आप कुछ उल्टा सीधा करें, उससे पहले अपनी हरकतों की कीमत के बारे में जरूर सोचिएगा और खुद से पूछिएगा यदि आपने कोई भी हताश प्रयास करने से पहले ईमानदारी से अपने सारे विकल्प परखे और इस्तेमाल किए हैं या नहीं। और ये भी सोचिएगा कि जिस व्यक्ति को आप नुकसान पहुंचाएंगे वो भी संघर्ष के समय से गुजर रहा हो सकता है और आपका फायदा किसी और का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें कि धोखाधड़ी के बाद लोग अपनी जान ले लेते हैं। इसलिए अपनी जान पहचान के लोगों से मदद मांगिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि सहानुभूति दुनिया में खत्म नहीं हुई है और कुछ भी करना अपराध करने से तो बेहतर है। अब अगर आप एक महिला हैं जो कि घर पे प्रताड़ित हो रही हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग और आपकी स्थानीय पुलिस ही आपको प्रभावपूर्ण तरीके से मदद कर सकती है। मैंने इनकी जानकारी स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको ये समझना होगा कि पुलिस और सरकार आपकी सहायता सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप उनसे बात करेंगे, तो चुप मत रहिएगा। भारत पिछले कई सालों से धोखाधड़ी और स्कैम के केंद्र के रूप में जाना जाने लग गया है।
ऐसे कई स्कैम कॉल सेंटर हैं जो कि यहाँ से उत्पन्न होते हैं और YouTube पे आप अगर सर्च करें तो ऐसी सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगी। नेटफ्लिक्स पे तो जमतारा नामक एक सीरियल भी है जिसमें कि फोन पे किए जा रहे स्कैम की अंधेरी दुनिया को दर्शाया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे भोले भाले लोगों से हजारों और लाखों रुपए बैंक या अन्य तरह के कर्मचारी बन के ऐंठ लिए जाते हैं। पहले ज्यादातर स्कैम फोन पे किए जाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इंटरनेट पे धोखाधड़ी या साइबर अपराध में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहली बात तो इंटरनेट की दुनिया में भारत एक देश के रूप में बहुत नया है। लोगों के हाथों में सस्ते स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और पैसे के लेन देन के तरीके तो आ गए हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी काम कैसे करते हैं, तो उनको उल्लू बनाना बड़ा आसान होता है। दूसरी बात, क्योंकि ज्यादातर सभी अपने घरों की 4 दीवारी तक ही सीमित रह गए हैं और इसलिए अपने फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, तो स्कैम करने वालों के लिए अपने शिकार ढूंढना बहुत आसान हो गया है। और तीसरी बात, इस मुश्किल समय में सब बेबस, डरे हुए और पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। धोखाधड़ी करने वाले, जो कि मेरे हिसाब से दुनिया में मनुष्य की सबसे निचली प्रजाति में आते हैं, इस समय लोगों के डर का बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। तो अब हमने अत्यधिक वृद्धि देखी है बैंक फ्रॉड में, जिसमें साइबर अपराधी बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। पेमेंट फ्रॉड में, जो कि किया जा रहा है नकली वेबसाइट और डिजिटल भुगतान के तरीकों से। और नौकरी वाले स्कैमों में, जो कि विशेष रूप से चिंताजनक है देश में बेरोजगारी के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए। मैंने खुद पिछले कुछ महीनों में लिंक्डइन जैसी वेबसाइटों पे ऐसे स्कैम देखे हैं और इनके खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश भी करी है। अगर ज्यादा लोग इस पे शोर मचाते हैं तो स्कैम करने वाले लोग अपनी प्रोफाइल को बंद भी कर देते हैं और ऐसा करना कई अनजान शिकारों को चेतावनी का काम भी करता है। ये स्कैम किए जाते हैं इन तरीकों से। आपको शायद किसी ऐसी नौकरी का विज्ञापन दिखेगा जो आपको घर से काम करने के लिए ही कह रहा होगा और देखने में बिल्कुल सच लगेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी भाषा में और व्याकरण में कई गलतियां देखने को मिल जाती हैं। ज्यादातर विज्ञापनों में किसी कंपनी की आधारित वेबसाइट का लिंक नहीं होता है, बल्कि विज्ञापन डालने वाला आपको या तो उसे सीधा मैसेज डालने को बोलेगा या फिर किसी फर्जी दिखने वाली वेबसाइट का लिंक देगा। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों को फर्जी प्रस्ताव पत्र, ऑफर लेटर दिया गया है और फिर उनसे किसी तरह का एडवांस या पेशगी मांगी गई है। कोई भी कंपनी आपसे काम शुरू करने से पहले कभी एडवांस नहीं मांगेगी। अगर कोई एजेंसी भी आपको काम दिला रही है तो दलाली या कमीशन का शुल्क वो कंपनी से मांगती है, आपसे नहीं। और अब जैसे ही कई लोगों ने घर से काम करना या वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, स्कैम करने वाले पेशेवर लोगों को भी अब पहले से ज्यादा शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों के पास तो आईटी टीम होती हैं जो कि इस तरह के साइबर आक्रमण को रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन आखिर में एक आम कार्यकर्ता का ही काम होता है ये सुनिश्चित करना कि वो किसी तरह के फिशिंग स्कैम का शिकार न बने। फिशिंग एक ऐसा स्कैम करने का तरीका है जो पिछले कई दशकों से चल रहा है और इसमें फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं जिनमें ऐसे लिंक होते हैं जिन्हें दबाने से या तो आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आपके पासवर्ड मांगे जाते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में हानिकारक वायरस डाल दिए जाते हैं। जो कंपनी सबसे ज्यादा भुगत रही है वो है छोटी वाली, क्योंकि उनके पास इस तरह के वायरस या फिर फिशिंग को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी या फिर आईटी टीम नहीं है। अब फिशिंग के अलावा एक और नया तरह का स्कैम उभर रहा है जिसका नाम है स्मिशिंग, जो कि है एसएमएस के द्वारा की गई फिशिंग। ये एसएमएस या व्हाट्सएप द्वारा भेजे गए लिंक से होता है जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा हो कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन विक्रेता की डिलीवरी की सूचना है, या कोई ऐसा मैसेज होता है जो कि आपको लाखों रुपए जीतने की खुशखबरी या बैंक अकाउंट में पैसा आने की सूचना दे रहा होता है। जैसा कि आप अब समझ ही रहे होंगे, इनमें से कुछ भी सच नहीं है और ऐसे लिंक दबाने से आपको केवल नुकसान ही होगा। एक बार फिर, जहां तक देश की साइबर सुरक्षा का सवाल है, वहां व्यक्तिगत रूप से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकार का काम है कि आपको उपभोक्ता के रूप में सुरक्षित रखे। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों को ये समस्या ज्ञात है और वे डिजिटल चैनलों की सुरक्षित बनाने पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में भारत के डेटा सुरक्षा परिषद और पेपैल ने एक संयुक्त रिपोर्ट निकाली है जहां उन्होंने डिजिटल लेन देन से जुड़े साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार किया है। लेकिन आप भी एक डिजिटल उपभोक्ता के रूप में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और रिजर्व बैंक ने आपको अपना ओटीपी, पिन या किसी भी तरह की व्यक्तिगत सूचना किसी से भी शेयर करने के लिए मना किया है। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि इनको कहीं कागज वगैरह पे लिख के अपने साथ जेब या बटुए में लेके नहीं घूमना चाहिए। एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल पे आए ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं या फिर वो ऐसे किसी स्रोत या इंसान से आ रहा है जिसे आप नहीं जानते। अगर आप स्रोत को पहचानते भी हैं तो क्लिक करने से पहले उस इंसान या कंपनी को फोन करके एक बार पुष्टि कर लें। अगर आपको किसी बैंक, किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी या अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जैसे डिजिटल विक्रेता से कोई भी कॉल आता है तो अपनी कोई भी व्यक्तिगत सूचना उन्हें मत दें। भला इसी में है कि आप कॉल को काट के गूगल पे उस बैंक या कंपनी का आधिकारिक नंबर ढूंढ के उसे वापस कॉल करें। अगर असल में आपके अकाउंट के साथ कुछ समस्या है तो बैंक या कंपनी आपको ऐसे भी मदद कर सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में
तो कहीं से भी ऐसे ही आगे नौकरी के प्रस्ताव पे भरोसा मत करें। पहले कंपनी से सीधा फोन करके पूछ लें। कोई भी एजेंसी या कंपनी आपसे काम शुरू करने से पहले और यहाँ तक कि बाद में भी आपसे पैसे की मांग नहीं करेगी। 100 बातों की एक बात, किसी भी ऐसी गतिविधि को शक की निगाह से देखें जिसमें कि ऑनलाइन लिंक, OTP, पिन, सार्वजनिक सूचना की मांग या ऑनलाइन पैसे का लेन देन शामिल हो। किसी भी तरह की पैसा संबंधी कॉल और किसी भी अद्भुत प्रतीत होने वाले इनाम या प्रस्ताव को स्कैम मान के चलें। यह मुश्किल समय है और कोई खबर ना आना ही अच्छी खबर है। और आखिर में अगर खबर की बात करें तो भाई इस समय इंटरनेट पे कुछ ज्यादा ही गलत सूचना और फर्जी खबर घूम रही है और पिछले कुछ महीनों में इनका स्तर बढ़ा ही है। व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए गए झूठे मैसेजों में बढ़ोतरी हुई है जिनसे आपको लगे कि कुछ स्कैम असल में सच हैं और आप लिंक मिलने पे उन पे क्लिक कर दें। और फेसबुक और व्हाट्सएप पे राजनीतिक और धार्मिक कारणों से फैलाई गई खबरों की वजह से दंगे फसाद भी हुए हैं। इस सब के बारे में तो मैं आपसे बस यही कह सकता हूँ कि इंटरनेट पे आप जो भी देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, जरूरी नहीं कि वो सच हो। इससे बचने का तरीका तो सिर्फ एक है कि आप हर चीज को शक की निगाह से देखें और उस पर सवाल उठाएं। जो भी व्हाट्सएप पे आप पढ़ते हैं उसको आलोचना की नजर से परखें। व्हाट्सएप पे आप कुछ भी पढ़ें तो उसकी जांच और पुष्टि करें, या तो खुद से गूगल पे खोज करके या घर के किसी नौजवान से कहकर। ये करना काफी आसान है। अगर कोई जाना माना अखबार या बड़ी वेबसाइट इसके बारे में बात कर रहा है तो शायद ये खबर सच होगी। और हाँ, किसी भी ऐरी गैरी वेबसाइट पे कुछ भी लिखा मिले तो उसका कभी विश्वास मत करिएगा, क्योंकि आजकल वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करना बहुत ही आसान और सस्ता या मुफ्त भी होता है। फोटोशॉप की गई फोटो और वीडियो से आजकल किसी भी चीज पे विश्वास हो जाना बड़ा आसान हो गया है, लेकिन सब कुछ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैं जानता हूँ कि समय बहुत खराब चल रहा है और ये जालिम दुनिया आपको और आपकी जमा पूंजी को चोट पहुंचाने के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन जैसा कि मानवता की शुरुआत से होता आया है, आप अपने आँख कान खुले रखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, सहानुभूति रखें लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास मत करें और सब ठीक रहेगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इधर हैं कुछ वीडियो जो शायद आपको पसंद आए। मेरे चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए सब्सक्राइब का बटन और साथ बनी घंटी दबा के, इस वीडियो को लाइक करके, नीचे कमेंट छोड़ के और इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में है ऐसे कई संसाधनों के लिंक जिनको पढ़ के आप अपनी खुद की राय बना सकते हैं। चलिए, आपसे जल्दी मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। नमस्ते।